गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीए पार्ट सेकंड की फर्स्ट पेपर से संबंधित नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय रहेगा प्रश्नावली विधि के गुण और दोष। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा और सुना कि प्रश्नावली विधि है क्या। जब हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो हमने देखा कि अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर कोई भी अध्ययन किया जा रहा है। प्रश्न से संबंधित हम कुछ मुद्दे उठाकर छोटे छोटे प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों को डाक या कोरियर से भेज दिया जाता है। डाक कोरियर से भेजने के बाद उत्तरदाता उन प्रश्नों को पढ़ता है, समझता है, उत्तर लिखकर उत्तरदाता तक भेज देता है। अब शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए श्रेष्ठ यह विधि वैसे तो बहुत कारगर सिद्ध होती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि इस विधि के गुण क्या हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रश्नावली के गुण के संदर्भ में पहला बिंदु ये स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली डाक द्वारा सूचनाओं को प्रेषित करने वाली विधि है और ये ऐसे सूचना दाता का विशाल समूह होता है जिसे सूचनाएं हम प्राप्त तो करते हैं और यह बड़े निदर्शन में उपयोग होती है। इसका मतलब इस गुण में हमें दो खास क्वालिटी समझ में आई। एक तो प्रश्नावली विधि को डाक के माध्यम से सूचना दाताओं तक भेजा जाता है। सेकंड चीज़ इसमें क्या समझ में आ रहा है कि विशाल समूह में भेजकर जो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, एक बड़े निदर्शन में इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। दूसरा गुण है प्रश्नावली के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना संभव होता है। अब यहाँ आपके मन में संदेह हो रहा होगा कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सूचना कैसे प्राप्त करनी है। तो इसका उत्तर है कि अगर मान लीजिए आप व्यक्तिगत किसी से मिलने जाएंगे तो आप एक बार में एक व्यक्ति से मिलेंगे, दो से मिलेंगे, दिन भर में 10-15 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। लेकिन जब आप डाक के द्वारा कोई चीज़ भेज रहे हो तो निश्चित समय के बाद वो डाक अलग अलग दिशाओं में एक ही समय में पहुंच जाएगी। अब मान लो आपको राजस्थान का अध्ययन करना है, एक आप हर ज़िले में रोज़ जाएं तो आपको 1 महीना चाहिए और आपने डाक अलग अलग एड्रेस पे भेज दी तो पता लगा कि 3 दिन में तो पूरे राजस्थान के जो भी आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों तक आपकी बात पहुंच गई। तो यानी अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों से हम सूचना इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली का तीसरा महत्वपूर्ण गुण क्या है कि प्रश्नावली का प्रयोग बड़े एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में किया जा सकता है। अनुसूची या अन्य विधि में इसका लाभ हमें नहीं मिलता। तो देखो, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ कर सकते हैं और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। अगर मान लो आप किसी लोगों के समूह को आंखों से देखकर अवलोकन करके अध्ययन करें तो उसके लिए निश्चित तौर पर आपको उस समूह के बीच सहभागिता करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रश्नावली में ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्नावली के अंदर व्यक्ति या जो अध्ययन करता है अपने उद्देश्यों के अनुसार विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों से भी सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। चौथे गुण के रूप में प्रश्नावली के प्रयोग से कम समय में अधिक लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना संभव होता है। अब मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ। कम टाइम का मतलब क्या है? कम टाइम का मतलब घंटा 2 घंटा नहीं है। कम टाइम का सीधा सीधा मतलब है कि जब हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर आज मान लीजिए अपन ने किसी को प्रश्नावली डाक के द्वारा या कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दी। दूर से दूर क्षेत्र में भी 4-5 दिन में तो पहुंच जाएगी वो। वहाँ जाकर उसको उत्तरदाता खोलेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उनके जवाब भरेगा। जैसे आपने पूछा नाम क्या है, आयु क्या है, जाति क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, आपका जन्म गांव में हुआ है शहर में हुआ, या किसी विशेष विषय से संबंधित आपके जो प्रश्न थे उनके जवाब आप लेना चाहते हैं
तो कई बार क्या होता है, जब हम खुले प्रश्न रखते हैं तो जैसे छोड़ देते हैं ऑप्शन में कि अच्छा भ्रष्टाचार मिटाने के सुझाव बताइए। अब इसमें उत्तरदाता बड़ा स्वतंत्र रहता है कि वो अपनी मन की मर्जी से जो भी वो चाहे आसानी के साथ उसका जवाब भेज सकता है। तो ना चाहते हुए भी वो इतनी सार्थक जानकारियाँ हमको प्रदान कर देता है जो हमारे अध्ययन के लिए बड़ी लाभप्रद रहती है, उपयोगी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रश्नावली के प्रयोग में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सूचनाएं हमको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली के प्रयोग में व्यय भी कम होता है। इसमें अध्ययनकर्ता के आवागमन पर होने वाले व्यय की बचत हो जाती है। अब छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए आपको जयपुर में टोंक फाटक इलाके में अध्ययन करना हो। आप अपने नियत स्थान से गए, जयपुर लगभग 92 किलोमीटर दूर पड़ेगा। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर जानकारी प्राप्त करेंगे। शाम होते होते आपको घर भी आना है। दिन भर में आप 10 लोगों से मिल के आए और 300 लोगों से मिलने के लिए आपको 30 दिन, 1 महीना, रोज़ का आपका मान लो 500 रुपये खर्च हो रहा है, तो पता लगा कि लमसम में आपके टाइपिंग और अन्य काम करके 50,000 रुपये खर्च हो गए। मगर आप कोई प्रश्नावली बनाएं, उसकी 300 फोटोकॉपी करवाएं, डाक से भेजें, तो यही काम आपका 5,000 रुपये में हो जाएगा। तो आपका आने जाने का टाइम बचा, आपका पैसा बचा। तो प्रश्नावली विधि इस प्रकार थोड़ी बचत करने में श्रेष्ठ है। छठा बिंदु है, गुण के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रामाणिक सूचनाओं का संकलन होता है। देखिए, एक तो आपके सामने कोई आदमी खड़ा रहे और आपसे पूछे कोई व्यक्तिगत जानकारी, आप हिचकिचाएंगे, आप सेंसिटिव मुद्दों पर बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्नावली में उत्तरदाता को स्वयं उत्तर भरने पड़ते हैं, अध्ययनकर्ता उसके सामने रहता नहीं है। तो उत्तरदाता जो है, जो हमें सूचना प्रदान करेगा, वो निसंकोच होकर बिना किसी भय के उत्तर भर देगा, क्योंकि उसको पहला डाउट तो यही क्लियर हो गया कि मेरी पहचान बनी रहेगी, क्योंकि नाम, कोई फ़ोटो तो आ नहीं रही, आमने सामने व्यक्ति है नहीं, तो फ्री माइंड से हर बात का जवाब लिखता है, बताता है, निष्पक्ष बताता है, और उसको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रामाणिक सूचना भी आपको दे सकता है। 7वां गुण है, चयनकर्ता और उत्तरदाता के लिए सुविधाजनक है। देखिए, प्रश्नावली विधि में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों के लिए एक सुगम पद्धति है। इस विधि में उत्तरदाता से संपर्क की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। उसे उत्तरदाता से स्थान, समय का निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके उपलब्ध न होने पर बार बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहती। अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से एक सुगम पद्धति है। इस प्रकार यह सूचनादाता के लिए भी सुगम होता है। सूचनादाता अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में होने वाले संकोच की असुविधा से बच जाता है। वे अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालकर स्वतंत्रता से प्रश्नोत्तर भर सकता है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा कि संपर्क की समस्या क्या है। देखो, आप किसी विशेष मुद्दे को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं। आपने जयपुर का उदाहरण लिया और पता लगा कि टोंक फाटक की किसी कॉलोनी में आपका उत्तरदाता निवास करता है। आप उससे जानकारी लेना चाहते हैं। आप उसके घर अपने अध्ययन क्षेत्र में पहुंचे 10 बजे। आपने देखा उसके घर पे ताला लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब ये तो 8 बजे ही अपने काम पे निकल जाता है, शाम को 7 बजे मिलेगा। अब आपका तो पैसा खर्च हो गया, आपको पर्सन मिला ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर आप दूसरे लोगों से अध्ययन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन वो आंकड़ा आपको नहीं मिल पाए। सपोज़ आप शाम तक वेट भी करते हैं, आप उसके घर दोबारा गए 7:30 बजे शाम को, पता लगा कि आज तो वो अपने गांव चला गया, आएगा ही नहीं। आपका एकदम मूड खराब हो जाएगा। आप रिसर्च करना भूलकर मन में विचार करेंगे कि गलती करके कल सुबह आते। यानी आप 3-4 बार उससे मीटिंग करेंगे तब जाके वो व्यक्ति फेस टू फेस मिलेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो आपके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हो।
ये होती है संपर्क की समस्या। अब इसमें 8वां जो बिंदु है उनका वो क्या है कि सूचनादाता जो है उसको बार बार प्राप्त करने की सुविधा होती है। यानी कोई इन्फॉर्मेशन है वो उसे आसानी से बार बार मिल सकती है, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में बार बार जाता है। मान लो आपने परसों अध्ययन किया, कोई चीज़ भूल गए, आपको कल भी वहीं जाना है, तो आप 2 दिन का उसको रेफरेंस दे के कह सकते हैं कि भैया हमको एक बात और जाननी थी, आपको ध्यान होगा हम परसों आए होंगे। तो बार बार जब क्षेत्र में जाएंगे तो उसके पास एक बेनिफिट है कि वो अधिक से अधिक जानकारी आपसे प्राप्त कर सकता है। जिन अध्ययनों में परिश्रम की दृष्टि से या विषय की परिवर्तन होने वाली प्रकृति का दृष्टिकोण हो, वहाँ उत्तरदाताओं से बार बार सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। ऐसे अध्ययनों में प्रश्नावली पद्धति बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। बार बार उत्तरदाता के पास जाने की अपेक्षा उत्तरदाता के पास कुछ अंतराल में प्रश्नावली भेजकर उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक साथ प्रश्नावली छप जाएंगी, बार बार का खर्चा भी रुक जाएगा, टाइम भी कम खर्च होगा, समय भी कम लगेगा और श्रम भी कम खर्च होगा और आपको बेहतर सुविधा मिल जाएगी। 9वां गुण है स्वयं प्रशासित। आप किसी ऑर्गेनाइज के अंडर काम नहीं कर रहे। प्रश्नावली का सबसे बड़ा गुण है कि स्वयं प्रशासित है। इसमें ना तो कोई अध्ययन दल होता है, ना संगठन की आवश्यकता होती है, न क्षेत्रीय कार्यकर्ता चाहिए। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहकर वह काम करे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष विधि है, डाक कोरियर का प्रयोग होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, किसी का कोई भय नहीं होता, किसी अधिकारी का डर नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि वो सूचना को एकत्रित करे। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण में संभव। प्रश्नावली विधि जो है इसमें सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि यह स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि कई बार जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उन आंकड़ों को अंदर हमको औसत की अवधारणा याद करनी पड़ती है। समांतर माध्यिका बहुलक की सहायता से कुछ पैरामीटर्स वाले बिंदु निकालने पड़ते हैं। इस काम में प्रश्नावली का सबसे बड़ा गुण यही है, हम जितने लोगों का अध्ययन करते हैं उनका निष्कर्ष निकालने के आधार पर अनुपात निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं, प्रभाव विचलन ज्ञात कर सकते हैं। कुल मिला के हम सांख्यिकी विधियों का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं और उनका विश्लेषण करना इस विधि में बड़ी सहजता के साथ हो सकता है। ऐसी विधि में सांख्यिकी विश्लेषण अध्ययन को बड़ा लाभप्रद बनाते हैं। अब हम इसके द्वितीय पार्ट में आ रहे हैं। प्रश्नावली की सीमाएं, लिमिटेशंस और इसके दोष क्या है, इसमें क्या कमियां हैं। तो देखिए, कोई भी अध्ययन पद्धति हो उसमें जब हम काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम वैल्यू फ्री होकर अध्ययन कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करके अध्ययन कर रहे हैं, समसामयिक मुद्दों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये आती है, हर विधि के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दोष है। अब मान लीजिए आप अध्ययन करना चाहते हैं, आपने प्रश्नावली बना भी ली, उसको भरकर भेज भी दिया, लेकिन जिसके पास भेजा है वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो क्या आपको जवाब मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यह केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही उपयोगी पद्धति है, यह इसका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है, अशिक्षित है, वो क्या इसका जवाब भेजेगा? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो उस पेज को लेगा, फाड़ेगा और चूल्हे में डाल देगा। तो हम कह सकते हैं इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि यह केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षित अनपढ़ व्यक्तियों में प्रश्नावली का विवरण नहीं दिया जा सकता, ना उनसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा दोष, जब आदमी आमने सामने होता है और कोई बात सामने वाले को समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकता है, भैया इसका मतलब बताना, मैं समझा नहीं। जैसे आपने कहा आप किस तरह के परिवार में रहते हैं। अब आपका आशय ये है कि आप जॉइंट फैमिली में, न्यूक्लियर में, एकल में जानना चाहते हैं। अब वो पूछ रहा, भाई साहब किससे मतलब क्या है, कि कौन सा परिवार, मतलब मैं गांव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ। तो आप उसको बोल दो कि तुम चाचा ताऊ भाई बंद एक साथ रहते हो या मम्मी पापा के साथ अकेले रहते हो, तो उससे पता लग जाएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप
न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, जॉइंट फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं। कई बार क्या होता है, आदमी समझता नहीं है और वो आधी अधूरी जानकारी देता है, या फिर आलस्य कर जाता है, समय का अभाव उसके पास होता है, या कभी कभी वो टाइम पास नहीं हो रहा तो भर रहा होता है, या फिर वो जल्दबाजी में भरता रहे 4 दिन से भरा है, ये लेटर आया था अपने जवाब भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कई बार वो जानबूझकर जवाब भी नहीं देता, उसको प्रश्न समझ में नहीं आते, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करता, और कई बार वो चाहता है कि वो अपनी जानकारी छुपाए, उसको लगता है कि उसका मिसयूज़ ना कर दे। अतः ऐसे प्रश्नों का निर्माण करते समय अनुसंधान करता अनिच्छा, आलस्य, समय अभाव जैसी बातें दिखाता है। कुल मिला के या तो आधी जानकारी देगा, अधूरी देगा, या फिर जानकारी देगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है। तीसरा जो सबसे बड़ा दोष है, जो मुझे लगता है मेरी दृष्टि से, वो यही है प्रश्नावलियों की वापस आने की समस्या। भाई जब आपने कोई पत्र लिखकर प्रश्नावली उत्तरदाता तक पहुंचा दी, अब उत्तरदाता कोई आपका नौकर तो है नहीं कि आपको जवाब तुरंत भेजे। आप उसको बदले में कोई पैसा भी नहीं दे रहे, कोई उसको आपसे लाभ भी नहीं है। आप उससे विनम्र आग्रह तो कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब भर के हमें भेज दीजिए। अब ऐसी स्थिति में कई बार जो शिक्षित उत्तरदाता है या जागरूक उत्तरदाता है वो तो जवाब भेज देते हैं, बाकी नहीं भेजते। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली में न केवल अधूरे स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने की संभावना रहती है, बल्कि पुनः प्राप्त होने की समस्या रहती है। प्राय यह होता है कि उत्तरदाता प्रश्नावली भरकर लौटाते ही नहीं है। कई उत्तरदाता तो उसे प्राप्त होते ही रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अनुसंधानकर्ता के लिए प्रश्नावली उसके अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु उसके लिए तो रद्दी के कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कई बार उत्तर भरकर भेजने में समय की बर्बादी समझते हैं, और प्रश्नावली विधि की समस्या है कि उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें बार बार अनुरोध पत्र भेजना पड़ता है, अनुगामी पत्र भेजना पड़ता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कई बार उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता के अनुरोध को चिढ़कर प्रश्नावली को बिना भरे ही वापस लौटा देते हैं। भाई तू ज़्यादा बार बार हमें लेटर लिख रहा था, ये पकड़, कुछ नहीं भेजेंगे। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ी दोष है। नेक्स्ट है गहन एवं विस्तृत जानकारी का अभाव। साक्षात्कार या अनुसूची विधि के द्वारा हम प्रत्यक्ष फेस टू फेस की स्थिति में रहते हैं तो हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नावली के अंदर जितना कागज़ में जगह उतना ही उत्तर लिखेगा। कई बार आप उत्तर लिखने की लिमिट फिक्स कर देते हैं, 2 लाइन 3 लाइन, तो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो हम कह सकते हैं कि विस्तृत जानकारी का इस विधि में अभाव रहता है। 5वीं दोष के बारे में देखें, गलत सूचनाओं की संभावना बढ़ जाती है। चूँकि अनुसंधानकर्ता उपस्थित तो है नहीं, तो कई बार उसको लगता है कि हम जो भी जानकारी लिख देंगे वो सही मानेगा, और ऐसी मंशा के साथ वो कुछ भी भर के भेज देता है, और हमारे पास उसको सही मानने के अलावा कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। नेक्स्ट है उत्तरों की भिन्नता की समस्या। कई बार उत्तरदाता प्रश्नों का अलग अलग अर्थ समझकर भिन्न भिन्न उत्तर भेज देता है। फलस्वरूप उन उत्तरों को आप कैसे एक जगह एकजाई कर आंसर का रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्रश्न लिख दिया, आप कितना कमा लेते हैं। अब किसी उत्तरदाता ने समझा कि मैं रोज़ का कितना कमा लेता हूँ, किसी ने समझा कि मैं वर्ष में कितना कमा लेता हूँ, किसी ने समझा कि मैं नौकरी से कितना कमाता हूँ, यही लिखना है। कहीं हमारी इनकम टैक्स की जानकारी तो नहीं ले रहा है, और वो भ्रामक जानकारी दे देता है, गलत जानकारी दे देता है। तो ये बात किस बात का प्रतीक है कि वो ये बताना चाहता है कि हमने उत्तर तो भर दिया, लेकिन आधे उत्तरदाता उसे डेली के रूप में समझ रहे हैं, आधे मासिक के रूप में, आधे वार्षिक के रूप में। इस तरह उत्तर की जब भिन्नता आ जाती है तो हम उसको कैलकुलेट करके कोई आंकड़ा बनाकर जानकारी नहीं लिख सकते। 7वां है उत्तरदाता के खराब अक्षरों की लिखावट की समस्या। उत्तरदाता ने जवाब भी भर दिए, प्रश्नावली भी टाइम पे भेज दी, लेकिन उसकी राइटिंग देख के दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि कई बार वो इतनी गंदी राइटिंग में लिख के भेजता है। एक कहावत ना देसी में कि आला बच्चे ने खुद से और सूखा बच्चे ने किसी के बाप से। मतलब जो उसने लिखा वो खुद के समझ में नहीं आ रहा, और शाही सूखने के बाद तो किसी के बाप के समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार गंदी राइटिंग में लिखना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उत्तरदाता हो सकता है टाइम पे आपको भेज रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार उसके सामने चुनौती यह रहती है कि लिखावट वो बहुत गंदी रखता है और उसका अर्थ अध्ययनकर्ता नहीं समझ पाता। इस तरह यह
प्रश्नावली विधि का दोष है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी है, अपूर्ण जानकारी मिलती है, स्पष्ट मिलती है, वापस भरकर लौटने की समस्या रहती है, गहन और विस्तृत जानकारी का अभाव रहता है, गलत सूचनाओं की संभावना बढ़ जाती है, उत्तरों की भिन्नता की समस्या रहती है और लिखावट समझ में नहीं आती। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो सुनकर प्रश्नावली विधि के गुण दोष के बारे में जानकारी मिल गई होगी।